वेलकम लवर्स, फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह के बारे में देखा था और इस लेक्चर में हम कूलॉम के नियम को देखने वाले हैं। कूलॉम के जो नियम है वो आप लोग ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में एक बार पढ़ चुके हैं। वहां हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला आया था वो आया था Gm1m2/r²। तो यहां जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा वो आएगा K(Q1Q2)/r²। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, जहां m1 m2 था वहां q1 q2 हो जाएगा, जहां कैपिटल G था वहां स्मॉल k हो जाएगा। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी सारा हमारा जो है वो सेम टू सेम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है, तो आप फोकस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम साहब जो थे उन्होंने पॉइंट चार्जों को पकड़ा, 2 पॉइंट चार्जों को पकड़ा। एक का नाम Q1 रखा, एक का नाम Q2 रखा। अब आपको मैं थोड़ा सा नॉलेज आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता होगा, पिछले लेक्चर में हमने किया था, यदि Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है, जब सेम चार्ज होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है बच्चों? रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन। इसी को बोलते हैं प्रतिकर्षण। और यदि हमारे पास एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। इसी को बोलते हैं आकर्षण। तो ये इन दोनों के बीच में Q1 और Q2 उन्होंने लिया, ये नहीं बताया कौन सा चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी रख सकता है और रिपल्शन भी रख सकता है। इनके बीच की जो दूरी है वो दी हुई है हमारे पास r। तो कूलॉम साहब जी का जो पहला स्टेटमेंट था, उन्होंने ये कहा था कि जो इन दोनों के बीच में बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण का लगे चाहे वो प्रतिकर्षण का लगे, वह हमेशा क्या होगा? इसके और इसके यानी दोनों आवेश, दोनों चार्जों के गुणनफल यानी प्रोडक्ट के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बोल सकते हो, between two charges is directly proportional to product of charge। ठीक है, यानी जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के, चार्ज के प्रोडक्ट की। ये पहली इक्वेशन हो गई। यानी जो हमारा बल होगा वो क्या होगा? दोनों आवेशों के समानुपाती होगा। तो आप हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख सकते हैं कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण और विकर्षण बल हमेशा दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट करना होता है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो भी चीज होती है उसको ऐसे लिख रहे होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यही कहता है कि जो बल होता है वो दोनों चार आवेश, दोनों चार्जों के मल्टीप्लाई के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसका सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है, इसको ऊपर लिख देते चलिए। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहता है ना? पहले स्टेटमेंट तो आप लोग लिख ही नहीं होंगे, चलो सीरियस कर लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट जो कहता है बच्चों, सेकंड स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट भी है, सेकंड भी है ना? तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास ये कहता है कि जो फोर्स होता है, जो बल होता है, पूरा नहीं लिखना उसमें, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है हमारे पास? इनवर्सली proportional to square of distance between both charges। यानी कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हो क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जो बल होता है, दो आवेश के बीच में लगने वाला जो बल होता है वह उन दोनों के बीच में जो दूरी होती है उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्क्वायर का मतलब ये हो गया, है ना? तो ये हमारा दूसरी इक्वेशन होगी।
ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहली इक्वेशन अभी समझ में आ गई होगी और दूसरी इक्वेशन भी। तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये थी Q1 और Q2 के जो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन का मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन कंबाइन कर देना, जो चीजें ऊपर है उन्हें ऊपर कर देना और जो चीज नीचे है उसे नीचे कर देना। अब फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों को यह पता है कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे थे तो वहां जी कांस्टेंट आया था, और इसी प्रकार यहां जो क्या कांस्टेंट आता है हमारे पास, यहां कांस्टेंट आता है हमारे पास के, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फोर्स की वैल्यू आ गई है। अब हम थोड़ा सा इलोबरेट करते हैं, के की वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली चीजें पढ़ते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव में काम आएंगी। कुछ नए कंसेप्ट्स देखते हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। फोर्स बराबर आपके पास बच्चों आया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस के की वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो के की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पूछिए मत कैसे है, रट लीजिए। के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के की जगह आपने रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया हमारे पास Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला आया, दो चार्जों के, दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा होगा उसका जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एयर में आई है फोर्स की वैल्यू। जब आप पानी के अंदर दो चार्जों को, दो चार्ज थे उनको पानी के अंदर डालोगे तो फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी। वो देखते हैं कैसे। बच्चों ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन नॉट को लिखने की वजह से ही हमें पता चल रहा है कि ये एयर के लिए है। इसको हिंदी से बोलते हैं निर्वात और हवा की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं इसको हिंदी से, निर्वात या फिर हवा की विद्युतशीलता, है ना। तो इसको हिंदी से बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, को बोलते हैं निर्वात और हवा की विद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब अगर हम इसे किसी मीडियम में डालते हैं, कोई डायरेक्ट मीडियम में, कहीं मान लीजिए मोमबत्ती में, मोमबत्ती के अंदर चार्ज रखे हुए, वैक्स के अंदर, है ना, एयर हो गया, एयर तो आपने देख ही लिया, पानी के अंदर, है ना, अलग अलग मीडियम में डालते हैं। तो हर मीडियम का अपना अपना एक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसको हिंदी से बोलते हैं परावैद्युतांक, है ना। तो परावैद्युतांक जो होता है वो हर मीडियम का अलग अलग होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। अगर हम एयर के लिए बात करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होती है, और यदि हम किसी भी मेटल की बात करेंगे तो मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है बच्चों इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट। और अगर मोमबत्ती की बात करेंगे तो वो हमारे पास 2 और 2.3 के अप्रॉक्स होती है। जनरली आपको ये तीनों की याद रखनी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी काम आ जाता है, तो ये तीनों की याद रखना। एयर की 1, मेटल की इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी अनंत। जो धातु होता है उसका जो परावैद्युतांक होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और मोमबत्ती यानी वैक्स का हमारे पास 2 या फिर 2.3 होता है। तो जब हर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कैपिटल के। ये ध्यान देना, स्मॉल के है वो कैपिटल के है। तो क्या होता है हमारे पास, यदि हम फोर्स लिखें, यदि हम फोर्स लिखते हैं, हम फोर्स लिखना चाहते हैं किस में, हम लिखना चाहते हैं कोई भी, यदि मान लीजिए फोर्स, तो ये हमारा फोर्स एयर में था। फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका कांस्टेंट हमारे पास कैपिटल के दिया हुआ है। तो उसमें जो बच्चों फोर्स की वैल्यू आती है, कुछ नहीं करना है, आप पहले एयर वाला लिख दो, है ना, एयर वाला लिख दो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर एक चीज करो, जब आप एयर वाला लिख दोगे ना तो जहां एप्सिलॉन नॉट था, समझना बात को, जहां एप्सिलॉन नॉट था, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इसे एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ध्यान देना, एप्सिलॉन और जीरो को बोलते हैं नॉट, एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं, बच्चों को पता नहीं रहता, बहुत सारे बच्चों को क्या पढ़ते हैं इसे, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट।
तो जहां एप्सिलॉन नॉट रहता है उसी के साथ क्या करना है आपको, एप्सिलॉन नॉट के साथ ही जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसको उसके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आपसे कोई फोर्स की वैल्यू पूछेगा तो आपके पास क्या आ गया है, फोर्स बराबर क्या आ गया, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K इंटू आर स्क्वायर। जब आप देख सकते हो कि जब एयर होगा तो K की वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये वाला आ जाएगा, जब K की वैल्यू इनफाइनाइट करोगे, है ना, जब K की वैल्यू, अच्छा एक चीज और निकाल लेते हैं, तो एयर के लिए यहां से लिख सकते हो, एयर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एयर के लिए हमारे पास फोर्स बराबर कितना आ जाएगा, फोर्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, K की वैल्यू को 1 कर दिया। फिर अगर मेटल के लिए, किसी मेटल के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका इनफाइनाइट होता है तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप जानते हो कि जब 1 अपॉन इनफाइनाइट नीचे साइड इनफाइनाइट होता है तो किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर बन जाता है। तो यानी कि मेटल के में अगर हम फोर्स निकालेंगे अट्रैक्शन या रिपल्सन का, वो कितना आता है, 0 आ जाता है, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है। तो ये चीज आप याद रखना, एयर में कितना आता है, मेटल में कितना आता है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमारे पास कितना आता है। कुछ नहीं करना है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पूछे तो जो कूलॉम के द्वारा निकाले थे उसमें हम जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वहां से हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मिल जाता है। चलिए अब कुछ वैल्यूज देख लेते हैं फटाफट, जिनको आपको याद रखना है ना। तो के जो होता है हमारे पास, ये वाला छोटा वाला के, स्मॉल के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस के का जो वैल्यू होता है, मैथमेटिकल वैल्यू होती है, वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 होती है। इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है हमारे पास, वो कितनी होती है हमारे पास, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -12। अब इनकी यूनिट देखते हैं, अपन देखते हैं इनकी यूनिट। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पर कूलॉम का स्क्वायर, और इसकी जो यूनिट होती है वो अपन अभी निकाल करके आपको दिखाएंगे कि इसकी यूनिट क्या होती है। चलिए करते हैं। वैसे इसकी यूनिट होती है हमारे पास, क्या कर सकते हैं, इसकी यूनिट हम कर सकते हैं कूलॉम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होती है इसकी यूनिट। अभी हम आपको यूनिट निकाल के दिखाते हैं। पहले आप ये दोनों वैल्यू याद कर लीजिए, के की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पर कूलॉम का स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है। ये दोनों वैल्यूज आपको पूछी जा सकती हैं ऑब्जेक्टिव में। अब हम कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलाज वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है बच्चों। फोर्स बराबर हमारे पास कितना आ गया, इसे हम लिख सकते हैं, ये के ही लिखा हुआ है और ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपसे कोई के की यूनिट पूछेगा तो आप के को एक साइड रखिए और बाकी सब उधर भेजिए, तो इधर कितना आएगा, आर स्क्वायर इधर चला गया तो आर स्क्वायर, और ये Q1 Q2 आ गया और इधर आ गया के। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन, और आर यानी डिस्टेंस यानी मीटर, मीटर का स्क्वायर, और ये चार्ज है हमारे पास यानी कूलॉम का स्क्वायर। तो ये हमारे पास के की यूनिट बन गई। देखो अभी हमने 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 लिखा था, तो यही यूनिट लिखा था। के की यूनिट निकालने के लिए हमने क्या किया, आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई भेज दिया, फोर्स की जो होती है वो न्यूटन होती है और इसका आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, और दोनों चार्ज दिए हुए हमारे पास, तो ये कूलॉम का स्क्वायर। इसे आप डायमेंशनल फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो आप लिख करके मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख करके कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इसका विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे, वो आप निकाल करके एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको निकाल करके आप बताएंगे। लेकिन इसको बताने के पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं आपको एप्सिलॉन नॉट का निकाल के दिखाता हूं कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसका हम कैसे निकालेंगे। मैं आपको एप्सिलॉन नॉट का निकाल के दिखाता हूं, आप ये वाला निकाल करके दिखाइएगा मुझे। चलिए ठीक है ना, तो है ना, तो याद रखना होमवर्क, ये जरूर याद रखना कि क्या निकालना है, के को आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है के का। चलिए, के बराबर होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें इसकी यूनिट निकालना है। के की यूनिट हमने निकाला था, के की यूनिट क्या निकाला था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम का स्क्वायर, ये हमने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो अगर एप्सिलॉन नॉट का निकालना होगा तो एप्सिलॉन नॉट को एक साइड भेज दो, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो भूल जाओ इसको, तो इसको भूल गए हम, एप्सिलॉन नॉट को क्या कर दिया हमने, भूल गए। अब सॉरी, एप्सिलॉन नॉट को नहीं भूलेंगे, उसको तो निकालना ही है, 1/4 पाई को भूल गए क्योंकि कांस्टेंट टर्म की तो यूनिट होती नहीं है, एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजते हैं, एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा
तो जब एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा तो कूलॉम का स्क्वायर इधर है ना अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर इधर आ गया। ये समझ रहे होगे ना, ये मैंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है बच्चों। एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजा, ये इधर साइड चला गया, तो ये कूलॉम का स्क्वायर बन गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था, जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर इतना आ गया। भैया एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट तो आ गई हमारे पास, यही है एसआई यूनिट। अगर आपसे पेपर में ये पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताओ तो ये होगी। जब हमने 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 लिखा था तो आपने देखा होगा कि हमने एप्सिलॉन नॉट की यही एसआई यूनिट लिखी थी। अब मैं आपको बोर्ड में यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ कि इसका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे। ये निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, के का निकाल के दिखाना, हालांकि दोनों सेम ही है लेकिन आपको फिर भी के का निकाल करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि उसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो एप्सिलॉन नॉट में देखो बच्चों क्या आया है, एप्सिलॉन नॉट का अगर निकालना है तो ऊपर साइड हमारे पास आया है कूलॉम्ब का स्क्वायर आया है और नीचे साइड हमारे पास न्यूटन मीटर का स्क्वायर आया है। एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कूलॉम्ब का हमने बोलते हैं चार्ज और हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था I बराबर Q बाय T, तो वहां से हमारे पास क्या आ गया, Q बराबर IT आया था, यानी कूलॉम्ब को हम करंट और टाइम के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। करंट का जो होता है हमारे पास एसआई यूनिट वो एम्पियर होती है, उसको हम A से डिनोट करते हैं, A है ना, A की पावर 1, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टाइम को T से, तो T की पावर 1, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास AT की पावर 1 आ गया। किसका, Q का। यहाँ क्या दिया हुआ है, Q का स्क्वायर, तो Q का स्क्वायर दिया हुआ है मतलब कि इसका स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या आ गया A का 2 और T का भी हमारे पास 2 आ गए। ये ऊपर साइड आया है, यहां तक नहीं समझ में आ रहा, कूलॉम्ब का नहीं समझ में आ रहा, देखो कितना आसान है। Q बराबर IT होता है, I का हमारे पास एम्पियर होता है, T का हमारे पास T होता है, तो टाइम का T, तो दोनों एक एक दिए हुए हैं। हम जानते हैं ना MLT फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला किस में रिप्रेजेंट करते हो आप लोग, M L और T, अगर M करंट है तो A के फॉर्म में है ना, MLT हो गया, और अगर करंट आ जाता है तो उसको A के फॉर्म में, तो कूलॉम्ब Q के फॉर्म में तो हम रिप्रेजेंट करते नहीं है, तो Q को तो रिप्लेस करना पड़ेगा, करंट के फॉर्म में करते हैं तो करंट के फॉर्म में A लिख दिए। न्यूटन किसकी एसआई यूनिट होती है, फोर्स की। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का मतलब होता है क्या, केजी, और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसको जब MLT के फॉर्म में लिखेंगे तो मास हमारे पास 1 है, लेंथ हमारे पास 1 है, सेकंड मतलब टाइम हमारे पास 2 है लेकिन नीचे है तो ऊपर जाएगा -2। 11वीं क्लास में इसीलिए बोलता था डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ लो, बहुत ज्यादा काम आता है, हर उसमें निकालते हैं। तो हमारे पास फोर्स का देखो डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ गया, m1 m की पावर 1 और l की पावर 1 और t की पावर -2, ये फोर्स का आ गया। मीटर का स्क्वायर मतलब होता है लेंथ, यानी l का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप क्या करो, m को ऊपर भेजो, m की पावर -1 मिल जाएगा, l की पावर देखो 1 है और ये 2 है, तो 2 और 3 तो ऊपर जाएगा तो -3 बन जाएगा। यहाँ पे देखो हमारे पास a की वैल्यू पावर ऊपर 2 दी हुई थी और t हमारे पास 2 ऊपर है और t 2 नीचे है, तो 2 ऊपर जाएगा, जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो वही प्लस में जाएगा, तो t का हमारे पास कितना बन जाएगा, 4। तो यही है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का। इसी प्रकार से आपका k का भी आएगा, तो आप k का निकाल के बताइएगा मुझे। एप्सिलॉन नॉट का आई थिंक आपको समझ में आएगा, कुछ नहीं करना, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको टुकड़ों में तोड़ना होता है। कूलॉम्ब को हमने I और T के फॉर्म में तोड़ा, पहले लिखा, फिर न्यूटन फोर्स का होता है तो फोर्स का अलग से निकाल दिया, मीटर का स्क्वायर का लिख दिया और फिर उसको सॉल्व कर दिया, तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमेय सूत्र आ गया। यहां तक की कहानी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। एक और ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट है जो इस टॉपिक से तो रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी मेरे को अभी याद आया है तो उसे मैं अभी बता देता हूं आपको। जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो हमारे पास क्वार्क से मिलके बने हुए होते हैं, और 2 प्रकार के क्वार्क होते हैं, एक अप क्वार्क होता है, हिंदी से भी इसको क्वार्क ही बोलते हैं, और एक होता है डाउन क्वार्क, है ना, एक अप क्वार्क होता है और एक होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क की जो वैल्यू होती है +2/3 ई होती है इलेक्ट्रॉन, और इसकी डाउन क्वार्क की जो वैल्यू होती है वो -1/3 ई होती है। तो
तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। हमने देखा अप कॉर्क की वैल्यू कितनी थी हमारे पास +2/3 ई होती है और डाउन कॉर्क की हमारे पास क्या होती है -1/3 ई होती है। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमसे बने रहे और आगे बढ़ते रहे। बेस्ट ऑफ लक।